अमरीकी कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज़ बमबारी और सदर ट्रंप का अरब ममालिक से तहफ़्फ़ुज़ का मुआवजा मांगने का अनोखा ऐलान। अगर अमरीका ना होता तो मशरिक़ वुस्ता नक्शे पर ना रहता, ये भी अमरीकी सदर ही कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के कहने पर ईरान से जंग अमरीका ने छेड़ी, लेकिन इस जंग का खर्चा अब अरब ममालिक उठाएंगे। आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ भी अमरीका को टोल अदा करेंगे। ये है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान। सदर ट्रंप कहते हैं कि जब आप वेनेजुएला को शामिल करते हैं तो अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा दुनिया का 50% तेल है। हम ये सिर्फ इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर अमरीका ना होता तो मशरिक़ वुस्ता शायद नक्शे पर ना रहता। इसलिए अमरीका चाहता है कि उसे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अमरीका दुनिया के एक इंतहाई अमीर हिस्से की यानी कि अरब ममालिक की हिफाजत कराए। उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से पैसे लेने का इंदिया दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ का गार्डियन होने और उसका कंट्रोल संभाल कर महफूज सफ़र की फ़ीस वसूल करने का भी ऐलान किया था। अमरीकी सदर कहते हैं हम ये काम मुफ्त में कर रहे थे, अब हम 20% चार्ज किया करेंगे। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा है कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कोई भी आबना हरमुज़ से तजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करे उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबना हरमुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा भी। उन्होंने कहा कि 20% ज़रा ज़्यादा है, यकीनन हम इससे कुछ कम ले रहे होंगे, यानी ये पैसे, ये टोल हम ही चार्ज करेंगे। उधर ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह किया है कि अमरीका को किसी सूरत आबना हरमुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबना हरमुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को ईरान पर हमलों से आगाह करने के लिए बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया, क्योंकि वो 60 दिन वाला मसला और वो डेडलाइन और कांग्रेस की तरफ से जो ज़ाहिर है इस सिलसिले में लेजिस्लेशन हुई है, वो एक अपनी जगह एक चैलेंज अमरीकी सदर के लिए मौजूद है। उधर अमरीकी फ़ौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज़ भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे। जबकि सेंटकॉम ने बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमले में पहली बार महंगे मिसाइलों के बजाय सस्ते बहरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसकी वीडियो भी जारी की गई है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक वन वे अटैक सी ड्रोन्स बगैर हमले के चलने वाले समुद्री ड्रोन्स हैं, जिन्हें किसी हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह होने वाले मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि आप इन मनाजिर में भी देख सकते हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन और बहरीन पर मिसाइल बरसाए हैं और इस वक्त आबना हरमुज़ जंग का फ्लैश पॉइंट बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आबना हरमुज़ में जंग के आगाज़ से अब तक जहाज़ों पर हमलों में 14 माहीगीर हलाक हो चुके हैं। जबकि इस कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में दोबारा तकरीबन 9% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। किसी ब्रेंट क्रूड में 2% का इजाफा है, कहीं पर 3% का है, कहीं 4%। तो ये मजमूई तौर पर ओवरऑल 9% यहाँ पर एक हाइक देखने को मिल रही है। इस सब के बीच जो एक चीज़ बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन हुई है, वो सऊदी अरब और हौसी बागियों के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई है वो बहुत अहम है। कल सना एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसके जवाब में सऊदीया के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ये इस जंग का एक नया रुख है। यहाँ पुरानी लड़ाई मौजूद है, यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ इसे अपना प्लेग्राउंड समझती हैं। ये प्रॉक्सी वॉर के लिए बहुत सूटेबल जगह है और अगर यहाँ ये लड़ाई शुरू होती है तो ईरान बुनियादी तौर पर 3 फ्रंट्स पर इंगेज भी होता है, हमास, हिजबुल्ला और फिर ये हौसी बागियों वाला फ्रंट। और फिर यहीं पर न सिर्फ सऊदी अरब इंगेज होता है बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात भी इस जगह पर आकर पंजा आजमाई ज़रूर करता है। सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा चिश्ती साहब, बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है अमेरिका ईरान आमने सामने हैं, उसमें कभी सर्द है कभी गर्म मामलात हैं, लेकिन ये जो एक नया रुख आया है हौसियों का सऊदीया पर हमला करना और सऊदीया की तरफ से सना एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ जो मामलात रहे हैं, एग्जैक्टली ये एक नई डायमेंशन को ओपन करता है और ये इटसेल्फ बड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी जो जीसीसी की कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और फिर आपको पता है कि फिर किस तरह के नताइज और मामलात निकलते हैं और इस बीच स्पॉयलर को बड़ा स्पेस मिलता है। जी बहुत शुक्रिया वैद साहब, आप और शाम साहब आपने इनवाइट किया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट अब आया है, क्योंकि ईरान पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। ये हम सब जानते हैं कि जो ईरान ने एक न्यू फॉर्म लीवरेज हासिल किया है उसको वो चाहता है और दुनिया एक्नॉलेज भी करेगी कि उसको कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन किसी स्टेज पे अगर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना और अमेरिका को अंडर एस्टिमेट करने के नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान को ही होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस तरह उसने इफेक्टिवली किया ब्लॉक, 5वीं शिक के मुताबिक जो एग्रीमेंट MOU के दरमियान लिखी हुई है कि मैनेज करेगा ईरान, उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों मुल्कों ने और तरह की है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हुतीज़ वाला एलिमेंट आ गया, सऊदी अरब बीच में अगर इन्वॉल्व हो गया, मिडल ईस्ट के बाकी मालिक इन्वॉल्व हो गए तो ये सिर्फ इसराइल को बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो कन्वर्ज करेंगी
एक और यूनिटी की तरफ जो इन तमाम जीसीसी ममालिक को मजबूर करेगी वो अमेरिका से दोबारा रुजू करें, उसको फिर स्पेस दें, और जब उनको स्पेस मिलेगी अमेरिका को इन मिडल ईस्ट ममालिक के दरमियान, तो इसराइल को ऑटोमेटिकली स्पेस मिलेगी, और वो इटसेल्फ ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो आई थिंक इस वक्त ईरान ने ये फैसला करना है कि जो शॉर्ट टर्म गेन ईरान को नजर आ रहा है वो लॉन्ग टर्म लॉस तो नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है। ये टाइम ये था कि जब जंग खत्म हो गई है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ अरब ममालिक के दरमियान, जो एक कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, उसको ब्रिज करने का टाइम था ईरान का। कम अज कम अगर अमेरिका से लीवरेज लेने की कोशिश करता रहता, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इसराइल के ऑपरेशन है उनको बहुत अलर्टनेस से देखता, बड़ी विजिलेंस से देखता, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इसराइल पर इम्पोज करता। लेकिन जिस तरीके से उसने इन मिडल ईस्ट के ममालिक को दोबारा ऑफेंड करना शुरू कर दिया है या नाराज करना शुरू कर दिया है, ये लॉन्ग टर्म ईरान अपनी हमदर्दी लूज करता जाएगा। अच्छा, इसमें एहतियाम साहब ज़ाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग मामलात हैं कि जब जब ये बंद गली की तरफ जाता है मामला, या बज़ाहिर ये लगता है कि अब ये संभल गया और इसमें अब कुछ नया नहीं हो सकता, वहाँ एक नई चीज़ डेफिनेटली सर उठाती है, यानी हमास की एग्जिस्टेंस, और वहाँ इसराइल के लिए चैलेंज हिजबुल्लाह का होना, और इसराइल के लिए डेफिनेटली उसका चैलेंज होना वो अलग था। लेकिन ये हौसियों को इंगेज करके या हौसियों का एक्टिव हो जाना आउट ऑफ नोवेयर, ये न सिर्फ जो अरब ममालिक हैं उन्हें इस जंग में घसीटता है, बल्कि अमेरिका को वो स्पेस जो उसका स्क्वीज़ हो गया था यहाँ पे, जो अपने वो इंटरसेप्टर्स और बाकी चीज़ें इसराइल की तरफ लेकर जा रहा था, उसके लिए भी रास्ता फराहम कर रहा है। नहीं, देखो वैद, ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सीरियस डेवलपमेंट जो है ना नहीं हो सकती थी सारे सिनेरियो में, कि एक तरफ हम देखते हैं कि सफारती कोशिशें जो है ना उनको बड़ा धचका पहुंचा है, और ये जो MOUs को बैक इन ट्रैक लेके आना, सीज़ फायर को दोबारा से कामयाब रखना, और उसमें आपने देखा कि कतर और ओमान जो है ना वो बाहर निकल गए, और कोशिश की जा रही है ओमान को वापस लाया जाए। अब ये जो किया गया है ना, मेरा ख्याल है लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ये जो खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि ये ईरान को लगता था कि सऊदी अरब पे हमला करवा के, लेकिन ना ये हुसी किसको नहीं पता कि ये प्रॉक्सी हैं ईरान की, और इस स्टेज पे एक्टिवेट करने का तो मतलब बड़ा वाज़े तौर पे है कि उनको भी जंग में घसीटना। अब दो इसमें डायमेंशन है, एक तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अब देखो सब तरफ आज इस्लामाबाद में उबैद ये बात हो रही है कि देखें ये पाकिस्तान को डायरेक्टली नाराज़ करने वाली बात है। पाकिस्तान का तो आपने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, आप क्या करना चाह रहे हैं कि जी जो आपने ये जो काम किया है सीधा सीधा किया है या करवाया इनडायरेक्टली, सबको पता है कि ईरान नहीं करवाया, हुसियों को जिस तरीके से एक्टिवेट करवाया, सना पे हमला करवाया। एक तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल इसमें है कि इसको पाकिस्तान ने जो बड़ी कोशिश की थी कि सऊदी अरब को दूर रखा जाए, आपने देखा अवैध पिछले दिनों जितने हमले हुए उसमें सऊदी अरब को अलहदा रखा गया, उस पर हमले नहीं हुए। अब ये सऊदी अरब के साथ ये करवाने का तो मतलब ये है कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे मैक्सिमम ईरान कोशिश कर रहा है कि जितना प्रोवोक कर सकता है वो अमेरिका को करे, और उसके साथ साथ GCC ममालिक को ये इशारा दे के भी देखें तुम्हारी जिसको कहते हैं दिफा के लिए कोई नहीं आया, मैं ये एक मेडल पार्क के तौर पे सामने आया हूँ, आपको मेरे साथ डील करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें इसमें नहीं शामिल हो गई हैं। देखिए एक तरफ तो आप देख लें पासदाराना इनकलाब को बरतानिया ने डिक्लेयर कर दिया कि जी वो दहशतगर्द तंजीम है। दूसरी तरफ अब्बास एज वी स्पीक उबैद के अब्बास अराक्ची साहब अभी भी चाह रहे हैं कि इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आना चाहिए। वो अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि वो गिला कर रहे हैं, वो हमें जो इतलात मिल रही है वो गिला कर रहे हैं कि जी शिक नंबर 10 पे और 11 पे अमल करने की जो बात की थी अमेरिका ने नहीं की थी, कि 10 शिक नंबर 10 का मतलब था कि जी आप जो है ना हम पे सैंक्शन ख़त्म करेंगे, और शिक नंबर 11 का मतलब है कि हमारी एसेट जो अनफ्रोजन है उनको आप फ्रीज करेंगे, ठीक है ना। वो आपने नहीं किया। वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अपनी कौम को कैसे समझाएं कि जी हमारे पास अब लिवरेज क्या रह गया। तो मेरा ख्याल ये 300 अमरीकियों ने जो हमले करने के बाद जो इतनी सख्त एक मैसेज दिया है, उसमें तो ये लगता है कि एक मुश्किल सूरत हाल से पाला पड़ गया है। हाँ। कि किस तरीके से इसमें एक चीज़ है, आपकी इसी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ाते हुए, ये जो सैंक्शन एक ही जुमला करें फिर चाम साहब। जी इसमें जुमला है, देखें कि अमेरिका इस वक्त जो है ना वो आप हैरान होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आया है। हाँ। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारे लिए भी ये जंग लंबी चौड़ी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो रिपब्लिकन के अंदर बहुत बड़ा फटा पड़ गया है, और ये मिड टर्म इलेक्शन हारने के बाद तो इम्पीचमेंट वाज़े नजर आ रही है दोनों हाउसेस में। अगर ये सब कुछ हो जाता है हमारे खिलाफ तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अमेरिका भी जो है ना वो ये कह रहा है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है कि चलें
हम कोशिश करते हैं, इसके बाद आप भी कोशिश करें कि दोबारा से टेक्निकल टॉक्स की तरफ लेके जाएं, तो अमेरिका भी सब। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे रोल स्विच हो गया ना, मतलब जंग के पहले दिन चिश्ती साहब बुनियादी तौर पे एक अग्रेसर था जिसने अटैक किया, और उसके बाद सारी दुनिया जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई। पाकिस्तान ने सालसी के लिए काम किया, दुनिया ने कहा कि जी ये जो पावर का इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन MOU के बाद जिस तरह भी एहतशाम साहब कह रहे हैं कि जी वो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उन्हें सैंक्शंस की सूरत में मिल तो रहा था, गल्फ कंट्रीज उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, उन्हें 60 दिन के लिए तेल का लेवरेज, आपको भी तो इन रिटर्न कुछ देना था, वो आप नहीं दे सके। यानी हॉर्मुज़ भी आपके कंट्रोल में रहे, सैंक्शंस भी आपकी हटें, तो बुनियादी तौर पर सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन इन रिटर्न आप देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और पहला हमला या पहला वार भी आप करते हैं, जिसके बाद आपको रद्द अमल बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ईरान को वही जो शाम साहब भी कह रहे थे कि ईरान पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इसको पास थ्रू कराए। जहां तक उसका सिर्फ मैं लेजिटिमेसी मानता हूं, वो ये मानता हूं कि उसने एक न्यू फाउंड लीवरेज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का हासिल किया, वो चाहता है उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट। वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हर मुल्क फिर लीवरेज चाहता है। लेकिन अगर आप नेबरहुड को नाराज करके, बल्कि ऑफेंड करके आप हमले शुरू कर देंगे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का बहुत बड़ा प्रेशर है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। जो शो स्पॉइलर नहीं, शो डिस्ट्रॉयर हो सकता है नेतन्याहू। और नेतन्याहू पर क्यों प्रेशर है? नेतन्याहू क्योंकि जंग में घसीट के लाया अमेरिका को, अपने लोगों को नहीं वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखा सका नेतन्याहू। अब ये जो पीस टेम्परेरी हुआ था, और ये अगर हो जाए तो ये नेतन्याहू के लिए सुइसाइडल है, ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, क्योंकि उसको अगर अमन हो गया तो उसको अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इलेक्शन वो हारता है तो मुकदमे खुल जाएंगे, तो ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अब ऑन टॉप ऑफ दैट एक वैसा हमें और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी इस खित्ते में तकरीबन 50,000 अमेरिकन सोल्जर मौजूद हैं। सुपर पावर है अभी भी बैक पे। 50,000 का अगर आप ग्लोबल तज्जिया करें ना जी, पूरी दुनिया में 192 ममालिक है। उबैद साहब, 140 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में 192 में से जिनकी फौज की तादाद 50,000 से कम है। ये ज़हन में रखें। आप इमेजिन करें कि अभी भी कितनी बड़ी फोर्स अमेरिका की मौजूद है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये बहुत बड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है। एक ज़ायनिस्ट लॉबी वहां प्रेशर डाल रही है, नेतन्याहू डाल रहे हैं, उनके मुखालफीन डाल रहे हैं, उनके हमायती कह रहे हैं हमें टेक होम क्या मिला। तो एक बिल्ट इन प्रेशर है। एड दैट इकोनॉमिकल वर्ल्ड वाइड जो प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे है। तो ईरान को ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर इतनी थ्रेशोल्ड वो क्रॉस कर ले एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लूजर हो जाए। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है जब हम ये बात करते हैं शाम साहब, तो ये नहीं है कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं या हम उसकी कोई रीजनिंग कर रहे हैं कि किधर से हमला हो रहा है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। मैं इस चीज़ को एक बिल्कुल आम फहम अल्फाज में समझना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अमेरिका की तरफ से MOU के बाद इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ईरान का ये क्लेम है कि जी हमारा जो रूट है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और किसी और रूट से जा रहे हैं, तो वो वहाँ उनको टारगेट कर रहा है। और आपने जो बात की कि इराक़ची जो है वो बुनियादी तौर पर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इराक़ची से IRGC कमांड नहीं लेती। इराक़ची खुद जो है वो इस बड़े गेम के एक छोटे से प्लेयर हैं। वो जाहिर है वो गुड कॉप बैड कॉप भी तो चल रहा है वहाँ पे। खामनाई के जनाजे के ऑप्टिक्स ने बुनियादी तौर पे इनको शायद ये मैसेज दिया है कि आप जो कुछ मर्जी करें, ये जो इस पूरे खित्ते में मौजूद जो एक मकतबा फ़िक्र है वो आपके साथ है और वो आपके साथ ही रहेगा, आपको इसलिए लाइसेंस टू किल हासिल है। ये कहीं ये तो अज्यूम नहीं किया है IRGC ने, ईरानीज़ ने? देखिए, ये तो खुल के बात सामने आ गए। IRGC और जो पॉलिटिकल लोग हैं, मसूद पशकियान और अब्बास अराक्ची के साथ उनके इख्तिलाफात खुले हैं। कालीबाग साहब वो बीच में हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ हैं, वो उनकी बात सुन भी की जा रही है, लेकिन उनको बहरहाल इन दोनों के साथ जिसको कहते हैं खड़ा नहीं किया जा रहा। वो कहा जा रहा है कि शायद ये सुप्रीम लीडर की वो बात मानेंगे क्योंकि मेन इंटरलोक्यूटर वो थे। लेकिन अब सूरत हाल जो ख़राब हो गई ना उबैद, देखें, एक तो ये है कि अपनाए हॉर्मुज़ पे अमेरिका ने ब्लॉकेट के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया, और वही गेम जो अपना ईरान कहता था 20% हम टोल लेंगे, अब ये प्रैक्टिकली बड़ी अनटेनेबल बात होगी। और ये तो जिसको कहते हैं कि ये एक बहुत ही हसास जगह पे उन्होंने हाथ रख दिया है ईरान की। ईरान किसी सूरत पे भी, ईरान का ये ख्याल था कि जी और एक दुनिया जहान के जो डिफेंस के महकमे थे और बड़े बड़े अदारे थे, वो ये कह रहे थे कि ये बड़ा इफेक्टिव उनका कंट्रोल है, इससे इनको वापस लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव था कि सुपर पावर होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सके। अब ये है कि ईरान जो है ना वो बातचीत की तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि आ सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल हो गया 20% वो आप उस पर टोल ले रहे हैं, इन बिटवीन को बात निकलेगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि लिए बहुत सारे मराहल तय करने होंगे। इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एक बात तय है उबैद, ईरान से ज़्यादा इस वक्त मुश्किल जो है ना वो अमेरिका की है। अमेरिका को हर सूरत में जंग बंद करनी है। अगर वो जंग नहीं बंद करते ना
तो उनके लिए मुश्किलात देखे ना, उनका मीडिया देख ले किस तरह खिलाफ हो गया है, भाई पार्टिजान अप्रोच उनकी देख ले, दोनों सियासी जमातों की कितनी उनके खिलाफ हो गई है। रोजाना की बुनियाद पे लोग कह रहे हैं कि तुम सुपर पावर हो, ईरान जैसे मुल्क ने आपको आगे लगाया हुआ है, ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इसी तरह वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वापस निकले जंग से और बैंक टू नॉर्मल। लेकिन जाहिर है वो भी खाली हाथ तो वापस इसमें नहीं आना चाहेंगे, और दूसरी तरफ ईरान भी जाहिर है इसी में बज़द है। बल्कि ये 20% पे तो ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट है उनका बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। वो कहते हैं कि ये काम तो पायरेट्स करते हैं, बहरी कज़ाक करते हैं। बहरहाल अब जो भी टोल ले वो कज़ाक कहलाएगा, यानी ये भी एक न्यू नॉर्मल हमारे लिए आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।